अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू क्विक टू एब्जॉर्ब, जहां साइंस और लर्निंग मिलती है फ़न के साथ। सिर्फ कुछ मिनट्स में मिलेगा आपको क्लियर कंसेप्ट बिना बोरिंग लेक्चर्स के। तो चलें स्टार्ट करते हैं। पहले हमने पढ़ा था सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन में हमने ओवरव्यू लिया था कि सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन होता क्या है। आज हमने पढ़ना है सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स क्या होती है, ये आपके सामने लिखा हुआ है। इट इज़ द केमिकल मेथड यूज टू सेपरेट द मेटल लाइंस फ्रॉम एक्वस सोल्यूशन बाय मूविंग देम इनटू एन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ये एक केमिकल मेथड होता है जिसमें हम मेटल आइंस को पानी वाले सॉल्यूशन से निकाल कर किसी और लिक्विड वाले सॉल्यूशन में डालते हैं। ठीक है, अब वो हो सकता है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट हो सकता है। ठीक है, ये सब करते हुए ना हमें एक प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। ठीक है, वो प्रॉब्लम क्या होती है, जो मेटल आइंस होती हैं ना हमारी, आप जानते हैं उनके ऊपर चार्ज होता है, वो चार्ज स्पीशीज़ होती हैं और वो आसानी से ना ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में हल नहीं होती। तो इसको करने के लिए ना हमें सबसे पहले, अगर हमने अपने मेटल लाइंस को मूव करना है एक्वस सॉल्यूशन से किसी दूसरे सॉल्यूशन में, तो उसके लिए हमें कोई काम करना पड़ेगा, मतलब चार्ज को न्यूट्रलाइज़ करना पड़ेगा। और ये करने के ना हमारे पास दो तरीके हैं। एक तो है बाय फॉर्मिंग द आयन एसोसिएशन कॉम्प्लेक्स और दूसरा है हमारे पास बाय फॉर्मिंग द चिलेटेड कॉम्प्लेक्स। ठीक हो गया। आयन एसोसिएशन कॉम्प्लेक्स क्या होता है? ये तब बनता है जब एक पॉजिटिव आयन और एक नेगेटिव आयन ना आपस में जुड़ते हैं। ठीक है, और इस दौरान में एक न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। इस टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स को हम कहते हैं आयन एसोसिएशन कॉम्प्लेक्स। ठीक हो गया। अगर हम चाहते हैं ना कि एक्सट्रैक्शन इफेक्टिव हो, अच्छी एक्सट्रैक्शन हो, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए होगा? तो इसके लिए हमने कुछ कंडीशन रखनी पड़ेंगी। सबसे पहली तो ये है कि हमारा तकरीब एटलीस्ट हमारा कोई एक आयन ऐसा हो जो ना जिसके पास कैपेसिटी हो कि वो उसके पास कोई लार्ज वाटर रिपेलिंग ग्रुप हो। ठीक है, ये होना चाहिए पहला तो, क्योंकि इससे पता है क्या होगा, इससे जो कॉम्प्लेक्स होगा ना वो ज़्यादा सोलूबल होगा हमारे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में। ठीक है, इसके अलावा हम ऐड साल्टिंग, हम क्या ऐड करें, हम सॉल्टिंग आउट एजेंट्स को ऐड कर दें, जैसे कि मेटल नाइट्रेट्स। ठीक है, ये भी हमारी भी ना हेल्प करते हैं एक्सट्रैक्शन में। ठीक है, अब इसी तरह ना कुछ टाइप्स हैं आगे आयन एसोसिएशन कॉम्प्लेक्सेस की। पहली टाइप इसमें आती है नॉन चिलेटेड कॉम्प्लेक्स। जो नॉन चिलेटेड कॉम्प्लेक्स होते हैं ना, ये सिंपल कॉम्प्लेक्सेस होते हैं। ठीक है, इसमें जो अपोजिटली चार्ज आइंस होते हैं ना वो जुड़ते हैं, लाइक पॉजिटिव और नेगेटिव आइंस आपस में जुड़ते हैं और एक न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, बट इसमें कोई रिंग स्ट्रक्चर नहीं बनता। ठीक हो गया, इसमें कोई रिंग स्ट्रक्चर नहीं बनता। इसकी एक एग्जांपल है हमारे पास, वो हम देखते हैं। PH4AS पॉजिटिव। अब ये जो कंपाउंड है इसे हम कहते हैं जी, ये हमारा है टेट्राफिनाइल आर्सोनियम केटाइन। ये जब परमैंगनेट के साथ रिएक्ट करता है ना, तो ये आपको सॉरी नज़र नहीं आया, मैं दोबारा से बता देता हूँ। ये जो हमारा हम इसकी एग्जांपल क्या है, इसकी एग्जांपल ये है कि जब टेट्राफिनाइल आर्सोनियम आयन परमैंगनेट आयन के साथ रिएक्ट करता है ना, तो ये एक कॉम्प्लेक्स बनाता है। ये देखें आपके सामने है, ये जो कॉम्प्लेक्स है ना इसमें कोई रिंग स्ट्रक्चर नहीं है। ठीक है, अब इसके बाद एक टाइप है चिलेटेड कॉम्प्लेक्स। चिलेटेड कॉम्प्लेक्स में क्या होगा, यहाँ जो मेटल आयन है ना ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा लिगेंड्स के साथ। ठीक है, और ये जो चिलेट होता है ना ये चार्ज होता है, तो हम उसके अपोजिट चार्ज का आयन देते हैं जिससे ना वो न्यूट्रल पेयर बन जाता है। ठीक है, और बाद में ये एक्सट्रैक्ट हो जाता है। सही हो गया। लाइक एग्जांपल यहाँ पर दी गई है, आयरन आयन जो है उसको हमने ना आयरन आयन इसके साथ जुड़ता है आर्दोफिनान्थ्रोलीन के साथ और ये बनाता है। ठीक है, जब इसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए ना हम यूज़ करते हैं अपना ये क्लोरेट आयन, पर क्लोरेट आयन आई थिंक इसका नाम है, ClO4 नेगेटिव को हम यूज़ करते हैं ताकि हम इसको एक्सट्रैक्ट कर लें। आगे आपका है जी ऑक्सोनियम सिस्टम्स। ऑक्सोनियम सिस्टम्स में देखें समटाइम्स हमारे पास ना स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, उसमें कुछ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स पॉजिटिव आइंस बनाते हैं। जैसे इधर लिखा हुआ है, इन स्ट्रॉन्ग एसिड सम ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स कैन फॉर्म द पॉजिटिवली चार्ज ऑक्सोनियम आइंस। स्ट्रॉन्ग एसिड्स में कुछ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स पॉजिटिवली चार्ज्ड और ऑक्सोनियम आइंस बनाते हैं। ठीक है, दे कैन फॉर्म द पेयर विद एनाइनिक मेटल कॉम्प्लेक्सेस टू बैलेंस द चार्ज। उसके बाद ये ना अपना पेयर बना लेते हैं एनाइनिक मेटल कॉम्प्लेक्स के साथ ताकि अपने चार्ज को बैलेंस कर सकें। लाइक ये देखें यहाँ पर Fe3 पॉजिटिव है, इसने क्या किया,
इसने जी HCl के साथ रिएक्ट किया और बना हमारे पास FeCl4 नेगेटिव। जब ईथर का ऑक्सोनियम आयन, ये है ईथर का ऑक्सोनियम आयन, ये ईथर के ऑक्सोनियम आयन के साथ ना पेयर बनाता है, वो C2H52O/2H पॉजिटिव डॉट FeCl4 नेगेटिव, ये इस तरह यहाँ पर आपस में पेयर बना लेता है। ये होता है ऑक्सोनियम सिस्टम। आगे है जी एक्सट्रैक्शन ऑफ चिलेटेड कॉम्प्लेक्स। पहली हमने पढ़ी थी आयन एसोसिएशन कॉम्प्लेक्स, अब हम आते हैं चिलेटेड, एक्सट्रैक्शन ऑफ चिलेटेड कॉम्प्लेक्स पर। इस मेथड में ना हम इन दिस मेथड मेटल आयंस फॉर्म्स द रिंग लाइक स्ट्रक्चर विद लिगेंड्स कॉल्ड चिलेट्स। ये पहले भी मैंने थोड़ा सा बताया कि इस मेथड में क्या करता है, जो मेटल आयंस होते हैं ना वो रिंग बना लेते हैं, रिंग लाइक स्ट्रक्चर लिगेंड्स के साथ, जिसे हम कहते हैं चिलेट्स। अब ये चिलेट्स जो होते हैं ये चिलेट्स ना मोस्टली न्यूट्रल होते हैं, जो और इसी वजह से ना ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में हल भी ज़्यादा होते हैं। न्यूट्रल होने की वजह से ही ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में हल ज़्यादा होते हैं। अब हमें ना एक्सट्रैक्शन के लिए कुछ स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है, वो स्टेप्स ना यहाँ पर लिखे हुए हैं। पहला है स्टेप हमारा रिएजेंट इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन वाटर एंड ऑर्गेनिक फेज। जो हमारा रिएजेंट है ना वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाए वाटर और ऑर्गेनिक फेज में, यानी HR समझ लें, ये हमारा फ़र्ज़ कर लें कोई भी रिएजेंट है, इसको डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए वाटर और ऑर्गेनिक फेज में, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास जो दूसरा स्टेप है वो है, दूसरा स्टेप देखें, रिएजेंट आयोनाइजेस इन वाटर। मतलब रिएजेंट पानी में आयोनाइज हो जाता है, ठीक है। मतलब ये जैसे HR हमारा रिएजेंट था, पानी में आयोनाइज होकर H पॉजिटिव अलहदा हो गया और R नेगेटिव अलहदा हो गया। इसी तरह तीसरा स्टेप जो हमारा है वो है जी मेटल आयन रिएक्ट विद लिगेंड टू फॉर्म द चिलेट। जो मेटल का आयन है वो लिगेंड्स के साथ रिएक्ट करे और क्या बना दे, चिलेट बना दे। ये लिखा हुआ है, ये मैंने फर्जी लिखा हुआ है ताकि आपको समझ आ जाए हो क्या रहा है। उसके बाद जो चिलेट है, चौथा स्टेप हमारा ये है, जो चिलेट है वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में चला जाता है। इसके बाद मतलब चिलेट डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है वाटर ऑर्गेनिक फेज में। देखें ये चिलेट था हमारा, ये ऑर्गेनिक फेज में चला जाता है एक्वस फेज से, ठीक है। अब इन स्टेप्स को देखते हुए ना हमारी एक डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो है, आपने पढ़ा होगा डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, उसी को इन स्टेप्स को देखते हुए ना तो हमारी डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो ये बनती है D = K क्रॉस HR² ओवर H पॉजिटिव स्क्वेयर। जो HR² था वो हमारा ऑर्गेनिक फेज में था और ये जो है H पॉजिटिव स्क्वेयर ये हमारा एक्वस फेज में है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि हम कह सकते हैं कि हमारी एक्सट्रैक्शन कब बेटर होगी, जब हमारे लिगेंड्स की अमाउंट ज़्यादा होगी। एक्सट्रैक्शन तब बेहतर होगी जब हमारे लिगेंड्स की अमाउंट ज़्यादा होगी। और इसके अलावा अगर pH को हम कंट्रोल कर लें, pH को कंट्रोल कर लिया जाए तब भी हमारी एक्सट्रैक्शन अच्छी होगी। चिलेट शुड बी स्टेबल। अच्छी एक्सट्रैक्शन के लिए हमारे चिलेट को भी क्या होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए, ठीक हो गया। ये थी हमारी जी हमने जो पढ़ी पीछे एक्सट्रैक्शन ऑफ चिलेटेड कॉम्प्लेक्स। उसके बाद अब हमारे पास है कुछ फैक्टर्स हैं जो एक्सट्रैक्शन की एफिशिएंसी को अफेक्ट करते हैं, मतलब एक्सट्रैक्शन की एफिशिएंसी जिनकी वजह से ना अफेक्ट हो रही होती है। इनमें पहला फैक्टर आता है हमारे पास स्टेबिलिटी ऑफ द चिलेट। पहला फैक्टर कौन सा है हमारा, स्टेबिलिटी ऑफ द चिलेट। जितना स्ट्रॉन्ग और स्टेबल चिलेट होगा ना, जितना स्ट्रॉन्ग और स्टेबल चिलेट होगा उतनी आसानी से वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिज़ोल्व हो जाएगा। मतलब हम लिख सकते हैं यहाँ पर, मतलब स्ट्रॉन्ग चिलेट इक्वल टू बेटर एक्सट्रैक्शन, ठीक है। स्ट्रॉन्ग चिलेट होगा तो अच्छी एक्सट्रैक्शन होगी। उसके बाद है जी दूसरा फैक्टर है हमारा एसिडिटी ऑफ लिगेंड। अगर लिगेंड बहुत ज़्यादा एसिडिक होगा तो वो अपना मेटल आयन छोड़ देगा। मैंने क्या कहा, अगर कोई लिगेंड बहुत ज़्यादा एसिडिक होगा तो वो अपना मेटल आयन छोड़ देगा, लेकिन अगर वो मॉडरेट एसिडिक होगा तो ना ज़्यादा कम छोड़ेगा ना ज़्यादा करेगा, तो एक्सट्रैक्शन बेस्ट होती है, ठीक होगी बात ये भी यहाँ पे। अब तीसरा है जी हमारा सोल्यूबिलिटी ऑफ चिलेट। सोल्यूबिलिटी ऑफ चिलेट मतलब अगर चिलेट ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में अच्छी तरह हल हो जाएगा तो एक्सट्रैक्शन बहुत अच्छी होगी तब भी, ठीक हो गया। इसके बाद आखिरी फैक्टर जो हमारा है वो है कंसंट्रेशन ऑफ लिगेंड एंड pH। अगर इसमें क्या होगा, ज़्यादा लिगेंड होंगे ना, मतलब अमाउंट ऑफ लिगेंड अगर ज़्यादा हो तो सॉल्यूशन की pH और सॉल्यूशन की pH भी अगर ज़्यादा हो तो एक्सट्रैक्शन जो है हमारी वो भी ज़्यादा होती है। मतलब हाई लिगेंड प्लस हाई pH इक्वल टू बेटर एक्सट्रैक्शन।
ये हमारे कुछ फैक्टर्स थे जो हमारे एक्सट्रैक्शन की एफिशिएंसी को अफेक्ट करते हैं। इसके बाद है हमारी सेलेक्टिविटी एंड सेपरेशन ऑफ मेटल आइंस। सेलेक्टिविटी एंड सेपरेशन ऑफ मेटल आइंस, जब हम चाहते हैं ना कि सम टाइम्स हमारे पास 2 या 2 से ज़्यादा मेटल्स होते हैं और हम अगर चाहते हैं कि हम 2 या ज़्यादा मेटल्स को अलग अलग एक्सट्रैक्ट करें, ठीक है, तो तब हम अलग अलग एक्सट्रैक्ट करें, तब हमें देखना होता है कि तब हमें क्या देखना होता है, तब हमें ये देखना होता है कि जी हमारा कौन सा मेटल ज़्यादा एक्सट्रैक्ट हो रहा है और कौन सा कम एक्सट्रैक्ट हो रहा है। और ये चीज़ ना डिपेंड करती है सेपरेशन फैक्टर के ऊपर। सेपरेशन फैक्टर यहाँ पर हमारे पास होता है बीटा इक्वल टू d1/dt। जितनी ज़्यादा वैल्यू होगी ना हमारी इस सेपरेशन फैक्टर की b की, इसका मतलब है उतनी ज़्यादा एक्सट्रैक्शन होगी, यानी जिस मेटल की सेपरेशन फैक्टर की वैल्यू ज़्यादा होगी वो उतना ज़्यादा हमारे पास एक्सट्रैक्ट होगा। अब यहाँ पर ना ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी लिखा हुआ है चिलेट्स की। चिलेट्स जो सबसे ज़्यादा स्टेबल होते हैं वो मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं, आपने देख लेना है। जो पीडी है ये हमारे पास सबसे ज़्यादा मतलब स्टेबल होता है और मैग्नीशियम एमजी जो है ये हमारे पास सबसे कम स्टेबल होता है। सम टाइम हर बारी ना हम स्टेबिलिटी की बेस पर स्टेबिलिटी की बेस पर ना नहीं बता सकते कि जी हमारी एक्सट्रैक्शन कैसी होगी। कभी कभार जो स्टेरिक हिंड्रेंस का फैक्टर होता है ना वो भी बीच में आ जाता है, वो हमारे एक्सट्रैक्शन को डिस्टर्ब कर देता है। आप मिसाल देखें, 8 हाइड्रोक्सी क्विनोलिन है, उसने कॉम्प्लेक्स बनाया हुआ है एल्यूमिनियम आयन के साथ, लेकिन जब हम इसमें मिथाइल ग्रुप को ऐड करते हैं अपने मिथाइल ग्रुप को ऐड करते हैं तो एल्यूमिनियम आयन ना एक्सट्रैक्ट नहीं हो पाता, क्योंकि ये जो मिथाइल ग्रुप है ना ये बीच में जी एक किस्म का ना रास्ता रोक लेता है उसका, ठीक है। दैट्स वाई हम अपने एल्यूमिनियम आयन को एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाते। उसके बाद है मास्किंग एजेंट्स। यूज़ ऑफ मास्किंग एजेंट्स, ये स्पेशल सब्सटेंसेस होते हैं जो हमारे मास्किंग एजेंट्स होते हैं। ये वो स्पेशल सब्सटेंसेस होते हैं जो कुछ मेटल को छुपा लेते हैं ताकि ना वो एक्सट्रैक्ट ही ना हो पाए, ठीक हो गया। जैसे कि इसमें कुछ कॉमन मास्किंग एजेंट्स दिए गए हैं जैसे कि EDTA और साइनाइड आयन वगैरह। ये था हमारा आज का टॉपिक। अगर इस टॉपिक के रिलेटेड आप में से किसी के कोई क्वेश्चन हो तो वो कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए क्विक कंसेप्ट के साथ, सिर्फ क्विक टू एब्जॉर्ब पे।